ओके आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग आरटीओ पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया हार्डनेस का। नाउ वी आर गोइंग सॉफ्टनिंग मेथड्स के ऊपर। इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं बेटा वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस। वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस क्या है, इसे क्यों किया जाता है, कितनी तरीके का होता है, एज वेल एज यहाँ पर हमारे पास में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड। अब सॉफ्टनिंग प्रोसेस के अंदर वो कोई सा भी एक, बिकॉज वी आर हैविंग थ्री प्रोसेसेस, तीन प्रोसेस है हमारे पास में। जियोलाइट मेथड है हमारे पास में, आयन एक्सचेंज मेथड है, लाइम सोडा प्रोसेस है। दीज आर थ्री मेथड्स, ठीक है। हम लोगों ने हमारे पास में तीन मेथड है, इसमें से कोई सा भी मेथड वो पूछ सकता है एग्जामिनेशन से, तो हमें तीनों मेथड पता होने चाहिए। एज वेल न्यूमेरिकल किसके बेस्ड आते हैं, न्यूमेरिकल या तो जियोलाइट पे बेस्ड आएंगे या फिर लाइम सोडा पे बेस्ड आएंगे। तो वन बाय वन हम सभी टॉपिक्स को लेते हैं। पहले हम लोग जियोलाइट और आयन एक्सचेंज ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसी को रिवाइज कर लेते हैं। जियोलाइट प्रोसेस, थोड़ा सा इसको फास्ट रिकैप करेंगे। जियोलाइट प्रोसेस को हम लोग, जियोलाइट प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड परम्यूटेड मेथड भी बोलते हैं इसको हम। इसके अंदर क्या होता है, ये Na2Z जो होता है वो जियोलाइट को रिप्रेजेंट करता है, जियोलाइट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसके अंदर ये जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में, एक्सचेंजेबल पार्ट होता है, जो क्या होएगा हमारे पास में हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट के साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं, कैटायंस होते हैं, उनके साथ में एक्सचेंज होता है। जेड जेड जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में, इनसॉल्युबल फ्रेमवर्क होता है, इनसॉल्युबल फ्रेमवर्क जो एज इट इज ट्रांसफर होता है। जियोलाइट प्रोसेस के अंदर ओनली हम क्या करते हैं, कैटायन को एक्सचेंज करते हैं। कैटायन कौन से होते हैं जो हार्डनेस करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं जो हार्डनेस करते हैं। उनको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं बेटा, उनको हम सोडियम आयन से रिप्लेस कर देते हैं। जब पानी में सोडियम आयन से रिप्लेस कर देते हैं तो सोडियम के जितने भी आयन होते हैं वो हार्डनेस नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। इस केस के अंदर क्या होता है, सोडियम सॉल्ट पानी के अंदर बढ़ जाते हैं। अब प्रोसेस कैसे होता है, तो प्रोसेस के अंदर फिगर आप लोगों को लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, मैं फिगर वापस से बता रही हूँ आप लोगों को। फिगर के अंदर हमने क्या देखा था, हमारे पास में ये स्टील का टावर है, स्टील के टावर के अंदर हमारे पास में ये हमारे पास में हार्ड वाटर इनलेट है, हार्ड वाटर इनलेट। जो हार्ड वाटर है वो यहाँ से अंदर आएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा रहता है, जियोलाइट बेड लगा रहता है। नीचे क्या होता है हमारे पास में, सैंड फिल्टर लगा रहता है, जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब हमारे पास में क्या हुआ, जैसे ही हार्ड वाटर का स्प्रे होता है, हार्ड वाटर का मतलब क्या हुआ बेटा, इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होंगे, आयंस होंगे, यही मतलब हुआ हार्ड वाटर का। अब ये हार्ड वाटर किसके ऊपर आया, ये हार्ड वाटर किसके ऊपर आया, जियोलाइट बेड के ऊपर आया, जियोलाइट बेड के ऊपर आया। जैसे ही जियोलाइट बेड पर आता है तो जियोलाइट बेड क्या करता है, इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को अपने पास रख लेता है, उसके बदले इक्वल अमाउंट के अंदर किसको डाल देता है, पानी के अंदर सोडियम आयंस को डाल देता है। सपोज टू बी दिस हार्ड वाटर कंटेन CaCl2 सपोज टू बी, राइट। CaCl2 है, MgSO4 है, एनीथिंग विच इज कॉजिंग हार्डनेस, ये सॉल्ट है हमारे पास में। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास जियोलाइट बेड है वो किसका है, Na2Z का है, राइट। अब ये क्या कर लेगा, यहाँ पे CaZ और MgZ बना लेगा, और ये कहाँ पे रहेगा, ये जियोलाइट बेड के ऊपर रहेगा। इसके बदले पानी में कौन चला जाएगा, इसके बदले पानी में चले जाएगा NaCl, या फिर यदि हमारे पास में MgSO4 है तो क्या चला जाएगा, Na2SO4 चला जाएगा। और पानी के अंदर जब NaCl, Na2SO4 सोडियम के सॉल्ट जाएंगे तो वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास में, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ जियोलाइट मेथड। समझ में आया हम लोगों को हितेश, नो प्रॉब्लम। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज वापस डिस्कस कर लिया है। अभी ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा अपन फास्ट चलाएंगे बिकॉज नाइन थोड़ा मुझे अच्छे से कराना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, जियोलाइट मेथड के अंदर इट इज ऑल्सो कॉल्ड परम्यूटेड मेथड। जियोलाइट क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट जो होता है वो जियोलाइट होता है, केमिकली देखें तो। इसको यदि हम रिप्रेजेंट करें तो किससे करते हैं, Na2Z से करते हैं।
Na2 जो पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा इसके अंदर एक्सचेंजेबल पार्ट होता है। जेड जो होता है मतलब एनायनिक पार्ट जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में इनसॉल्युबल फ्रेमवर्क होता है, वो एज इट इज आगे ट्रांसफर हो जाता है। जियोलाइट सॉफ्टनर के अंदर ओनली हम कैटायन एक्सचेंज करते हैं, किसी भी तरह के एनायन एक्सचेंज नहीं होते हैं। हमारे पास में यहाँ पे हार्ड वाटर आया, हार्ड वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिफरेंट सॉल्ट्स थे। जैसे ही जियोलाइट बेड के ऊपर आए तो जियोलाइट बेड पर आते ही वो अपने जियोलाइट्स बना लेते हैं। कैल्शियम का जियोलाइट बन जाएगा, मैग्नीशियम का जियोलाइट बन जाएगा, और ये सोडियम का जियोलाइट जो है, ये सोडियम आयंस जो है वो क्या हो जाएंगे, वाटर में चले जाएंगे उसी इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर जितना इसका बैलेंस करने के लिए चाहिए। जैसे SeCl2 है, +2 चार्ज होता है तो 2 सोडियम आयन जाएंगे, तो ये क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। MgSO4 की जगह क्या चला जाएगा, Na2SO4 चला जाएगा। और सोडियम के कोई से भी सॉल्ट होते हैं वो पानी के अंदर हार्डनेस नहीं करते, तो वो वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास में, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि काम करते 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 ये जियोलाइट बेड क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। अब इस जियोलाइट बेड के पास में एक भी Na आयन नहीं रहा, इसके पास में क्या रहा, केवल यही चीज रह गई। कौन सी, हमारे पास में कैल्शियम और मैग्नीशियम का जियोलाइट ही बचा है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम का जियोलाइट ही बचा है, उस केस के अंदर क्या होएगा बेटा कि अब ये अपने पास में सोडियम आयन देना बंद कर देगा, बंद कर देगा तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज द एग्जॉस्टेड जियोलाइट बेड। क्या बोलेंगे इसको हम, एग्जॉस्टेड जियोलाइट बेड बोलेंगे। अब एग्जॉस्टेड जियोलाइट बेड को हमें क्या करना पड़ेगा, वापस काम में लेना है ना भाई, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा। रीजनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रीजनरेट करने के लिए यहाँ से हम 10% ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन बोल दो आप, या फिर क्या बोलो 10% NaCl सोल्यूशन का हम क्या करते हैं यहाँ पे स्प्रे करते हैं। जैसे ही NaCl सोल्यूशन का स्प्रे करते हो उस समय ये हार्ड वाटर जो हम स्प्रे करना बंद कर देंगे, और यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे सीधा अपने पास में ब्राइन सोल्यूशन स्प्रे होगा, और यहाँ से क्या होएगा हमारे पास में, यहाँ से हमारे पास में जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस है यहाँ से होते हुए हम टू द सिंक, Ca+2 और Mg+2 आयंस जो भी थे वो क्या हो जाएंगे, टू सिंक चले जाएंगे। सिंक के अंदर उसको हम बैक टाइट्रेशन मेथड से क्या करेंगे, निकाल देंगे बाहर की तरफ, और उसकी जगह कौन ले लेगा वापस से, उसकी जगह सोडियम आयन ले लेगा। जब सोडियम आयन ले लेगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर जियोलाइट बेड क्या हो जाएगा, वापस से रीजनरेट हो जाएगा। जैसे अब इक्वेशन फॉर्म पे यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में क्या था बेटा, CaZ था या Mgz था, राइट। इसको हमने क्या किया, NaCl सोल्यूशन के साथ में रिएक्शन कराई। जब इसको NaCl 10% NaCl सोल्यूशन का स्प्रे किया हमने, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में, CaCl2 की फॉर्म के अंदर, MgSO4 MgCl2 की फॉर्म के अंदर, ये क्या हो जाएंगे टू द सिंक, ये सिंक में चले जाएंगे। उसके बदले जियोलाइट बेड पर कौन आ जाएगा आपके पास में, Na2Z आ जाएगा। दिस इज अ रीजनरेटेड जियोलाइट बेड इज रेडी। ये हमारे पास में जियोलाइट बेड जो है वो रीजनरेट हो जाएगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं, वापस से सेम प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है बेटा, राइट डाउन इन योर चैट यस और नो। अच्छा, इसमें एक चीज और है बेटा जो हमारे पास उस दिन भी डिस्कस की थी हमने, हम ये प्रोसीजर किसके लिए कर रहे हैं बेटा, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। अब वाटर की हार्डनेस कितनी थी ये भी हमें पता होना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस किया था क्लास के अंदर। हार्डनेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, कुछ याद आया बेटा, 50 इंटू W इंटू V2 बाई 58.5 इंटू V1 इंटू 1000, और रिजल्ट किसमें आएगा, मिलीग्राम पर लीटर, और यू कैन से ppm के अंदर। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस किया था क्लास के अंदर। जियोलाइट मेथड से यदि हार्डनेस निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ता है। अब इस फॉर्मूला के अंदर 50 क्या है बेटा, 50 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। CaCO3 का यदि मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो कितना आता है बेटा, 100, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 50। तो ये 50 जो है वो क्या है, CaCO3 का इक्विवेलेंट मास है। व्हाट अबाउट दिस W, W क्या है हमारे पास में, NaCl का अमाउंट है इन ग्राम्स पर लीटर, अमाउंट ऑफ NaCl इन ग्राम्स पर लीटर, कितने ग्राम को घोल के आपने सोल्यूशन बनाया है वो क्या कहलाएगा, W कहलाएगा। क्लियर, 1 लीटर सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ स्प्रे कर रहे हो तो NaCl क्या होता है, सॉलिड होता है,
तो कुछ वजन दिया होगा, उसको कुछ ग्राम दिया होगा और सोल्यूशन बनाया होगा, तो वो W क्या कहलाएगा हमारे पास में, वो W हमारे पास में ग्राम्स के अंदर हमें यहाँ पर लिखना होगा। नाउ फिर आप चलो, आपके पास में क्या चीज है और इस डेटा के अंदर, V2 है बेटा। V2 क्या होता है हमारे पास में, V2 होता है NaCl सोल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ NaCl सोल्यूशन, कि हमने कितना लीटर उसके ऊपर स्प्रे किया है। बिकॉज NaCl को सीधा तो स्प्रे नहीं कर सकते ना, तो हमने क्या बनाया, सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन बनाया तो कितना वॉल्यूम जो NaCl सोल्यूशन था उसका लीटर्स में काम में लिया, वो आप लिख देते हो, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, V2 आ जाता है। What about this 58.5? 58.5 क्या है बेटा, that is a molecular weight of NaCl। NaCl को स्प्रे किया है तो NaCl का molecular weight कितना होता है, 58.5 होता है। तो 23 plus 35.5 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 58.5 आ जाएगा। That is the molecular weight of NaCl। And what about this V1? V1 क्या है बेटा, यहाँ पर V1 क्या है हमारे पास में, टोटल वॉल्यूम जिसको हमें सॉफ्ट करना था, वो वाटर जिसको हमें सॉफ्ट करना था, वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर विच हैज टू बी, हमें क्या करना है, सॉफ्टन करना है, वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो आई थॉट इट इज वेरी मच क्लियर, जियोलाइट मेथड पूरा क्लियर हो गया है। अभी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क इन चैट, चैट के अंदर लिख दो बेटा यदि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रोसेस के अंदर, देन विल गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सेकेंड प्रोसेस जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है, देखो बेटा, अभी हमने जियोलाइट मेथड पढ़ा था। जियोलाइट मेथड में क्या पढ़ा था, ओनली केटायन एक्सचेंज हो रहे थे, और हमने ऐसा थोड़ी पढ़ा कि केवल केटायन हार्डनेस करते हैं, समवॉट कुछ अपने पास में अनायंस होते हैं वो भी तो हार्डनेस करते हैं। अब अनायंस हार्डनेस करते हैं तो उसकी वजह से पानी के अंदर हार्डनेस हो जाती है। जियोलाइट मेथड से सॉफ्ट वाटर तो मिलता है पर वो पानी एकदम सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ आयंस होते हैं, सोडियम होता है। जैसे जियोलाइट मेथड के अंदर सोडियम बहुत ज्यादा हो जाता है तो कास्टिक एम्बिटलमेंट की प्रॉब्लम करता है। वो 15 to 30 ppm तक हार्ड रहता है पानी स्टिल। तो हम लोग नेक्स्ट मेथड जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल प्योर वाटर मिलेगा, और इसको हम डी आयनाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। इसको आयन एक्सचेंज लिखा हुआ है बट एक्चुअली इट इज डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस और डी आयनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह के कोई भी आयन नहीं रहते हैं, केवल H+ और OH आयन नेगेटिव रहते हैं। H+ और OH नेगेटिव आयन दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वापस से वाटर बना लेंगे। दैट मींस रादर देन H+ और OH नेगेटिव आयन के सिवाय कोई आयन पानी में नहीं रहते हैं। दो तरह के हमारे पास में एक्सचेंजर्स होते हैं। अब अपने पास में आयन एक्सचेंज करने हैं। आयन कितने तरीके के होते हैं बेटा, कैटायंस भी होते हैं और हमारे पास में क्या होते हैं, एनायंस भी होते हैं, ये तो हमें पता ही, हमने पढ़ा है। अब कैटायनिक एक्सचेंजर कैटायन एक्सचेंज करने का काम करता है। कैटायनिक एक्सचेंजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से। इसके अंदर ये जो H होता है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये कैटायंस के साथ में हार्डनेस पॉजिटिव कैटायंस जो हैं वो किससे एक्सचेंज होंगे, H+ आयन से एक्सचेंज होंगे। एनायनिक एक्सचेंजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH से, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एनायंस होंगे, इट में बी क्लोराइड हो गया, इट में बी सल्फेट हो गया, इट में बी कार्बोनेट हो गया, या हम कहें बाइकार्बोनेट हो गया, एनीथिंग कुछ भी है तो वो क्या हो जाएगा, इससे एनायन एक्सचेंज होएगा। यहाँ पे हमारे पास में जितने भी कैल्शियम के आयंस हैं, मैग्नीशियम के आयंस हैं, वो किससे एक्सचेंज होंगे बेटा, वो H+ आयन के साथ में एक्सचेंज होंगे। तो पानी के अंदर हार्ड वाटर जिसके अंदर ये सारे सॉल्ट थे, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सारे सॉल्ट पानी के अंदर थे, तभी पानी हार्ड था। अब इसके अंदर हमने केटायन को किससे एक्सचेंज कर लिया है, H+ आयंस के साथ में। जितने भी एनायंस उनको किससे एक्सचेंज कर रहे हैं, OH आयन से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पानी के अंदर अल्टीमेटली क्या बचेगा, ओनली H और OH आयन बचेंगे, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, हमारे पास में वाटर बना लेंगे, ठीक है। इस प्रोसीजर को बाय फिगर समझाने की कोशिश करती हूँ मैं अब आपको। दिस इज आयन एक्सचेंज प्रोसेस, राइट। अब आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है ये समझो। आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये हार्ड वाटर इनलेट है, हार्ड वाटर अंदर की तरफ आया, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कैटायनिक एक्सचेंजर बैड लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैंड फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है।
सैंड फिल्टर हमेशा जैसे जियोलाइट बेड के नीचे सैंड फिल्टर लगा था, वैसे यहाँ पे भी कैटायनिक और एनायनिक बेड के नीचे भी सैंड फिल्टर लगा रहता है। ये कैटायनिक बेड आ गया, कैटायनिक एक्सचेंजर आ गया, और ये क्या होता है हमारे पास में एनायनिक एक्सचेंजर होता है, एनायनिक एक्सचेंजर बेड। और यहाँ पे भी क्या होता है, सैंड फिल्टर लगा रहता है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या हुआ, हार्ड वाटर यहाँ से आया। जैसे ही हार्ड वाटर आया तो सबसे पहले किसको अप्रोच करेगा, कैटायनिक बेड को करेगा। हार्ड वाटर मतलब हार्ड वाटर के अंदर कौन था बेटा, हमारे पास में Ca+2 Mg+2। ठीक है, सपोज टू भी दो दो सॉल्ट में ले रही हूँ ताकि हम लोगों को पता पड़े कि हम क्या चीज बात करना चाह रहे हैं। हमारे पास में कैल्शियम क्लोराइड था और हमारे पास में मैग्नीशियम सल्फेट था। किसके अंदर था, हार्ड वाटर के अंदर था। पानी के अंदर सभी आयंस क्या होते हैं, अपनी कैटायनिक एनायनिक फॉर्म पर रहते हैं। तो ये अपने पास में कैल्शियम क्लोराइड हो गया और ये क्या हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट। ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया और ये क्या हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट। सपोज टू बी दीज टू हार्डनेस प्रेजेंट इन द वाटर। ये हार्डनेस पानी के अंदर थी। इसको हमने क्या किया, कैटायनिक बेड से पास किया, कैटायनिक बेड से पास किया, एक्सचेंजर बेड से। अब कैटायनिक एक्सचेंजर बेड के पास में क्या था बेटा, R और H था। ये H जो था वो एक्सचेंज होएगा, किससे होएगा, वो कैटायंस के साथ में एक्सचेंज होएगा, राइट। अब हमारे पास में ये जो अपने पास में कैल्शियम है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है, उनको कहाँ पर रह जाना चाहिए, उनको इस कैटायनिक बेड के ऊपर रह जाना चाहिए। ठीक है, ये कैटायनिक बेड पे रह जाएंगे, तो इसके बदले पानी में कौन जाएगा, H+ आयंस जाएंगे। अब यहाँ पे उसी अमाउंट के अंदर यहाँ पे H+ आयंस जाएंगे और यहाँ पे अपने पास में, तो हमारे पास में पानी के अंदर ये आयंस चले गए। जितने भी कैटायंस थे वो क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। किससे एक्सचेंज हो गए, H+ आयन से। बिकॉज +2 चार्ज था तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 H+ आयंस लेने पड़ेंगे। Mg+2 था तो 2 लेने पड़े हमारे पास में, ये बैलेंस हो गए सॉल्ट वापस से, राइट। तो हमारे पास में पानी में अभी कौन आ गया, कैटायन एक्सचेंज हो गए, कैटायन सारे चेंज हो गए। वो कैटायन जो कि हार्डनेस कर रहे थे वो किससे चेंज हो गए, H+ आयन के साथ में चेंज हो गए। अब हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में क्या लगा हुआ है बेटा, ये पंप लगा हुआ है। इससे पानी वापस उल्टा नहीं आ सकता है, केवल आगे जा सकता है। अब ये पानी आगे गया, कौन सा पानी, ये वाला वाटर जिसके अंदर HC और H2SO4 थे। ये पानी कहाँ गया, एनायनिक बेड पे गया। जैसे ही ये पानी एनायनिक बेड के ऊपर गया तो ऐसी कंडीशन के अंदर, एनायनिक बेड है ये वाला, सपोज टू बी दिस इज द एनायनिक बेड। एनायनिक बेड के पास में कौन है बेटा, ROH है हमारे पास में, ये इसका एक्सचेंजेबल पार्ट है। जो भी अनायंस तो किससे एक्सचेंज हो जाने चाहिए, OH आयन से एक्सचेंज होने चाहिए। H+ आयन तो एज इट इज रहेंगे, बट ये क्लोराइड आयन किससे एक्सचेंज हो जाएंगे बेटा, OH आयन के साथ में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 OH आयन, यहाँ पे भी चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 OH आयन। तो ये अल्टीमेटली दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है क्लियर। जितना इजी वे में समझा सकती थी मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए चीज। मैं वापस से रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले हार्ड वाटर आया, हार्ड वाटर किसके ऊपर आया है, कैटायनिक बेड पर आया है। कैटायनिक पहले क्यों लेते हैं, एनायनिक बाद में क्यों लेते हैं, कैटायंस हैवी होते हैं, एनायंस हल्के होते हैं, तो पहले कैटायंस को हमको रिमूव करना होता है। ठीक है, अभी कैटायनिक बेड के अंदर हम लोगों ने क्या किया, स्प्रे किया हार्ड वाटर का। तो हार्ड वाटर पे जैसे ही, हार्ड वाटर मतलब उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस थे। पॉजिटिव आयन तो कैल्शियम मैग्नीशियम के थे, अनायंस कोई से भी हो सकते हैं। अब इसको कैटायनिक बेड पे जैसे स्प्रे किया, कैटायनिक बेड पे कौन था, RH था। अब इस RH ने क्या किया, अपने H+ आयन एक्सचेंज कर लिए, किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ में। जैसे ही एक्सचेंज किए तो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम की जगह कौन आ गया, पानी के अंदर H+ आयंस आ गए। अब ये H+ आयंस आ गए तो इसको हमने पानी को क्या किया, आगे स्प्रे किया, कहाँ पे किया, एनायनिक बेड के ऊपर किया। जैसे ही एनायनिक बेड के ऊपर स्प्रे किया तो एनायनिक बेड के पास में कौन है बेटा, ROH है। इसके पास में OH क्या है, ऐसा पार्ट है जो एक्सचेंज करेगा। अब इसने क्या कर दिया, जो एनायंस थे उससे OH आयन को एक्सचेंज कर दिया, तो पानी के अंदर H+ और OH आयन बचे। ये अपने पास में H और OH बच गए, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। क्लियर, बात समझ में आई। अब यहाँ पे कैटायनिक बेड से कैटायन एक्सचेंज हो गए, एनायनिक बेड से एनायन एक्सचेंज हो गए। तो अभी हमारे पास में यहाँ पे जो वाटर मिलेगा वो कैसा होगा, यहाँ पे जो वाटर होगा वो क्या होगा, प्योर H2O होगा। दैट इज कॉल्ड डीमिनरलाइज्ड वाटर। इसमें किसी भी तरह का कोई आयन नहीं है, ये डीमिनरलाइज्ड वाटर है।
क्लियर? आई बात समझ में? अभी क्या होएगा, काम करते करते ये जो कैटाइनिक बेड है, ये एनाइनिक बेड है, ये भी क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इनकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये इनके पास में भी अब एक्सचेंज करने के H+ OH आयन नहीं रहेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा। रीजनरेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड, सॉरी डाइल्यूट एसिड सपोज टू बी HCl, ठीक है, HCl का हम क्या करते हैं, इंजेक्टर से यहाँ पे डालते हैं, ये एसिड भरा रहता है, इसका स्प्रे करते हैं। बट उस समय क्या होता है, हार्ड वाटर को स्टॉप कर देना है, क्योंकि ये बैड पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, एग्जॉस्टेड है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये H+ आयन नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हार्ड वाटर का स्प्रे करना बंद कर देंगे। उसके बाद किसका स्प्रे करेंगे, अभी एसिड का स्प्रे करेंगे। जैसे ही एसिड का स्प्रे करोगे तो इसके अंदर जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस थे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में, बैक टाइट्रेशन मेथड से हम इसको क्या करेंगे, टू द सिंक, सिंक की तरफ भेज देंगे, और उसके बदले कौन ले लेगा, H+ आयन जगह ले लेगा। ये हमारे पास में सपोज टू बी एग्जॉस्टेड बेड है हमारे पास में, जिसके अंदर क्या रहा हमारे पास में, कैल्शियम और मैग्नीशियम रह गए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम है, H+ आयन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो H+ आयन अपनी जगह ले लेंगे और कैल्शियम मैग्नीशियम को धक्का देके नीचे ले जाएंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम आयन नीचे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और ये जियोलाइट बेड क्या हो जाए, ये कैटायनिक बेड क्या हो जाएगा, वापस से H+ आयन ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। सेम केस यहाँ, अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होएगा, धीरे धीरे काम करते करते एनायनिक बेड भी क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, इसको रीजनरेट करना है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, डाइल्यूट बेस ले लेंगे, दैट इज NaOH ले लिया। अब हमारे पास में यहाँ पे डाइल्यूट बेस का जैसे स्प्रे करोगे तो एनायनिक बेड भी क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, ये भी इंजेक्टर है हमारे पास में, जिससे हम लोग बेस को अंदर इंजेक्ट करने का काम करते हैं, और इस तरह से हमारे पास में क्या हो जाएगा, कैटायनिक और एनायनिक दोनों बेड क्या हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। क्लियर? आई समझ में बात? एनी डाउट? सभी को समझ में आ रहा है? राइट डाउन इन चैट इफ यू अंडरस्टैंड दिस आयन एक्सचेंज मेथड बेटा। सभी जने प्लीज लिख लें इसके अंदर। ओके, रीजनरेशन को हम लोग वापस से समझे बेटा। तो रीजनरेशन कैसे हो रहा है, तो रीजनरेशन के लिए देखो इधर, आप लोगों के लिए मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इधर ध्यान से देखो इसको। ये हमारे पास में क्या हुआ, काम करते करते कैटायनिक बेड जो है उसके पास में H+ आयन एक्सचेंज के लिए रहे नहीं रहे H+ आयन, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके पास में कैल्शियम और मैग्नीशियम जगह ले लेंगे। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम जगह ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एग्जॉस्टेड कैटायनिक बेड कहलाएगा, क्योंकि उसके पास में फर्दर H+ आयन देने को नहीं है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड का स्प्रे करते हैं। जब इसके ऊपर डाइल्यूट एसिड का स्प्रे करते हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये हमारे पास में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, किससे, H+ आयन से रिप्लेस हो जाते हैं, और कैटायनिक बेड क्या हो जाता है बेटा, वापस से रीजनरेट हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, HCl लिया है, तो HCl के रिगार्डिंग मतलब क्लोराइड की फॉर्म में आएंगे। यदि H2SO4 लेते तो क्या होता है, सल्फेट की फॉर्म के अंदर आ जाते हैं अपने पास में। तो जिस तरह का आपने स्प्रे करने के लिए एसिड लिया है उसके फॉर्म के अंदर कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट जो है वो रेडी हो जाएंगे, और ये कहाँ चले जाएंगे बेटा, ये सिंक पे चले जाएंगे। इसको बैक टाइट्रेशन मेथड से हम क्या करेंगे, ये सिंक दिया हुआ है हमने, यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में कैटायनिक बेड क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। ऐसे ही काम करते करते एनायनिक बेड है वो भी क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट हो गया बेटा, ये एग्जॉस्ट हो गया, तो इसके पास में क्या है, OH आयन अभी नहीं है देने को, OH आयन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, एनायनिक बेड के ऊपर डाइल्यूट बेस का क्या कर दिया हमने, स्प्रे कर दिया। डाइल्यूट बेस का जैसे ही हमने स्प्रे किया तो जितने भी अनायंस थे, ये सल्फेट आयन है, कार्बोनेट्स आयन है, वो क्या हो जाएंगे आपके पास में, कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, जिसको हम सिंक की तरफ डाल देंगे, और जो हमारे पास में एनायनिक बेड था वो इन सॉल्ट्स की जगह क्या ले लेगा, OH आयंस ले लेगा, और क्या हो जाएगा, वापस रीजनरेट हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? पूरा आयनिक ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक, लाइम सोडा प्रोसेस को जानने के लिए। लाइम का मतलब क्या हुआ था बेटा, क्या था हमारे पास में, CaOH का होल ट्वाइस, सोडे का मतलब क्या था हमारे पास में, Na2CO3। इन दोनों का हम क्या करते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट हार्ड वाटर में डालते हैं
और हार्ड वाटर से उसको क्या करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में हार्डनेस खोजेंगे, इसके लिए एक टेबल के थ्रू चलते हैं अपन लोग, ताकि हमको पता पड़े कि कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट किससे रिमूव होते हैं। हम सबसे पहले ले लेते हैं आपके पास में कैल्शियम बाइकार्बोनेट को। कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस तरह की हार्डनेस है बेटा, इट इज अ टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस। किस तरह की हार्डनेस है ये, जितने भी कार्बोनेट जो बाइकार्बोनेट की हार्डनेस होती है कौन सी होती है, टेम्पररी हार्डनेस होती है। तो इट इज अ टाइप ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है, इसको मैं बोल सकती हूँ टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस। ठीक है, इसको मुझे रिमूव करना है। अब इसको रिमूव करना है, मुझे पता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसके फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट करना है, कैल्शियम आयन किस में लाना है, CaCO3 पे लाना है, ये तो मुझे पता है। चलो रिएक्शन करके देखते हैं कि किसके साथ में इसकी रिएक्शन कराऊं कि ये CaCO3 की फॉर्म पर आ जाए। ठीक है, मैंने क्या किया, लाइम ले लिया, लाइम के साथ में इसकी रिएक्शन कराई। जैसे ही इसकी मैंने लाइम के साथ में रिएक्शन कराई तो क्या हो जाएगा, ये लाइम थोड़ा रिक्वायरमेंट की टेबल आगे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास में बेटा, बैलेंस करो इक्वेशन को, CaCO3 के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और साथ में क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस है कि नहीं है चेक कर लो आप लोग सभी जने, इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और नॉट, इफ यस तो हमारे पास में क्या समझ में आया हमको कि इसको क्या चाहिए होता है, लाइम चाहिए होता है। यदि हमारे पास में टेम्पररी कैल्शियम की हार्डनेस है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है बेटा, लाइम की रिक्वायरमेंट रहती है। कई बार पानी में क्या होता है हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को भी हमको क्या करना है, टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस की फॉर्म पे ही कैलकुलेट करना है, और इसके लिए भी रिक्वायरमेंट हम सेम ही लिखेंगे, लाइन की रिक्वायरमेंट रहती है। कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर वो कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी दे देता है। जनरली क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट के पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर रहता है, इसलिए कई बार वो कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस दे देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस भी यदि दी हुई है तो उस केस के अंदर भी हमें इसको क्या करना है, टेम्पररी कैल्शियम मानकर ही इसको एल की रिक्वायरमेंट देनी है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई हमको। चलो अभी सेकेंड सॉल्ट लेते हैं हम लोग, सेकेंड सॉल्ट ले लेते हैं अब लोग, हम क्या ले लें, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कौन सी हार्डनेस है, टेम्पररी और परमानेंट, इट इज टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, इसको रिमूव करना है मुझे। अब इसको रिमूव करना है तो मेरे को MgOH का होल्ड वाइज बनाना है, बताई थी मैंने बात आपको, ये किसकी फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है बेटा, MgOH का होल्ड वाइज की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है, ये तो हमें पता ही है। अब ये पता है तो इसके हम क्या करें, किसके साथ में रिएक्शन कराएं, Na2CO3 के साथ में कराएंगे तो बट नेचुरल OH आयंस तो आएंगे नहीं, हमें OH आयन चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसकी लाइन के साथ में रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, लाइन के साथ रिएक्शन कराई। अब लाइन के साथ में रिएक्शन कराएं, OH आयन कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए, तो बट नेचुरल है 2 OH आयन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने तो ये MgOH का होल्ड वाइज बन गया, बट साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन गया, MgOH का होल्ड वाइज तो बन गया, बट साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास में, दूसरे कौन से सॉल्ट बन गए यहाँ पे बताओ, एक तो हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। बट इट इज नॉट बैलेंस इक्वेशन, यू शुड बैलेंस दिस इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास में यदि हमारे पास में कौन सी हार्डनेस है, टेम्पररी मैग्नीशियम की हार्डनेस है, तो उसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है बेटा, लाइम चाहिए होता है, बट लाइम भी कितने मॉलिक्यूल में चाहिए होता है, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में इक्वेशन के अंदर, 2 लाइन। इफ टेम्पररी मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द वाटर इट इज रिमूव्ड बाय 2 मॉलिक्यूल ऑफ लाइम, 2 मॉलिक्यूल लाइम लेगा तो ही इसको क्या कर सकता है, वो रिमूव कर सकता है। नाउ इफ विल गो फॉर द नेक्स्ट हार्डनेस, ये टेम्पररी हार्डनेस ओवर हो गई बेटा, समझ में आ गई। इसी तरह से हमें सारी हार्डनेस को रिमूव करना है, ये 2 तरह की हार्डनेस समझ में आई है। अभी हम नेक्स्ट हार्डनेस ले लेते हैं, ये वाला हटा दें अभी। अब हम परमानेंट हार्डनेस की तरफ आते हैं ताकि हमें पता पड़े कि हमें परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करनी है बेटा। चलो अब ले लेते हैं हम परमानेंट कैल्शियम। ठीक है, परमानेंट कैल्शियम ये इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है आपको, ये इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है आपको, और नाइट्रेट फॉर्म पे भी मिल सकता है।
एनी फॉर्म पे, ये सभी क्या है हमारे पास में, परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस है, परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस विच इज प्रेजेंट इन वाटर। यदि हमारे पास में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट है तो ये पानी के अंदर कौन सी हार्डनेस देते हैं बेटा, परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस देते हैं। मैं एक कॉमन इक्वेशन करती हूँ, ये इक्वेशन आप लोग खुद लिखने की कोशिश करना। अब मेरे को Ca+2 को रिमूव करना है पानी से, ठीक है, और मेरे को पता है किसमें रिमूव होता है बेटा, CaCO3 की फॉर्म के अंदर रिमूव होता है, ये तो मुझे पता ही है, ठीक है। CaCO3 की फॉर्म पे रिमूव होता है तो क्या मिलाऊं मैं इसमें कि परमानेंट कैल्शियम की हार्डनेस निकल जाए। CO3 चाहिए, CO3 चाहिए तो मैं इसमें क्या मिला लूं बेटा, चलो सोडा मिला लिया, सोडा मिला लिया तो चलो इसकी टेंशन तो खत्म हो गई कैल्शियम की। साथ में पानी में क्या मिल जाएंगे, सोडियम आयन, एंड वी नो दैट सोडियम के आयन जो होते हैं किसी तरह की हार्डनेस नहीं करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। दैट मीन्स यदि परमानेंट कैल्शियम अपने पास में पानी के अंदर होता है, परमानेंट कैल्शियम पानी के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट रहती है बेटा, हमें केवल सोडे की रिक्वायरमेंट रहती है। यदि हमारे पास में सोडा डाल देंगे तो परमानेंट कैल्शियम की हार्डनेस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब हमारे पास में कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट्स हैं, यदि आपके पास में बोलो कि मैडम Ca+2 तो नहीं दिया हुआ है बट मेरे को तो CaCl2 दिया हुआ है, तो हाउ यू विल डू द इक्वेशन, CaCl2 ले लिया मैंने, साथ में Na2CO3 लिख दिया, सोडा लिख दिया, इसको मैंने रिमूव करने के लिए यहाँ पे तो ये कैल्शियम हार्डनेस रिमूव हो गई और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट मिल जाएगा NaCl। इस केस के अंदर क्या मिलेगा, नेक्स्ट इक्वेशन के केस के अंदर पूरी इक्वेशन सेम रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट के साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो, सोडियम सल्फेट मिल जाएगा, कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट मिल जाएगा। बट सभी की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, परमानेंट कैल्शियम के केस के अंदर सभी की रिक्वायरमेंट क्या है, ओनली सोडा है। चलो अभी हम लोग ले लेते हैं परमानेंट मैग्नीशियम। जैसे परमानेंट कैल्शियम दिया वैसे अब मैं क्या ले लेती हूँ, परमानेंट मैग्नीशियम ले लेती हूँ। अब हमने ले लिया परमानेंट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के सॉल्ट ले लिए मैंने ये, राइट, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस। अभी मैग्नीशियम को रिमूव करना है तो मैग्नीशियम के लिए मुझे पता है क्या बनाना होता है, क्या बनाना होता है, MgOH का होल ट्वाइस बनाना होता है। ये मेरे पास में Mg+2 आ गया, इसको मुझे पानी में से रिमूव करना है। किसकी फॉर्म पे रिमूव होता है मैग्नीशियम, MgOH के होल ट्वाइस की फॉर्म पे। ये चीज हम पहले क्लियर कर चुके हैं, जब क्लास में स्टार्ट की, टाइम थोड़ा स्टार्ट किया बेटा, तभी मैंने बता दिया था कि जो कैल्शियम है वो किसकी फॉर्म पे रिमूव होता है, CaCO3 की फॉर्म के अंदर रिमूव होता है, ठीक है। और Mg+2 किस में रिमूव होता है बेटा, MgOH का होल ट्वाइस की फॉर्म के अंदर। ये दोनों क्या होते हैं, इनसॉल्युबल पीपीटी होते हैं। अब मेरे पास में Mg+2 आया है बट नेचुरल है वो MgOH के होल ट्वाइस की फॉर्म के अंदर ही रिमूव होएगा। तो इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, OH किसके पास है, OH लाइम के पास है, तो विल गो फॉर लाइम, लाइम ले लो भाई, ये ले लिया लाइम, ठीक है। तो बन गया MgOH का होल ट्वाइस तो। बट साथ में क्या हो गया, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, क्या आ गई है, ये परमानेंट कैल्शियम आ गया, Ca+2 आ गया। अभी Ca+2 को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, रिमूव करना पड़ेगा। और परमानेंट कैल्शियम के लिए अभी आपने पढ़ा था क्या यूज कर रहे थे आप लोग, सोडा यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में, CaCO3 का पीपीटी बन जाएगा, साथ में यहाँ पे Na+। दैट मीन्स यदि हम परमानेंट मैग्नीशियम की बात करें तो इसको क्या चाहिए होता है बेटा, इसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हमने ये दिया तो इसकी वजह से क्या हुआ था, लाइम दिया तो परमानेंट कैल्शियम आ गया था पानी में, और परमानेंट कैल्शियम को भी रिमूव करना पड़ा, तो उसके लिए मुझे क्या मिलाना पड़ा, सोडा। तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी हो गई बेटा, L+S हो गई। क्लियर, समझ में आ रही है बात। एक बार ये वाली तीनों इक्वेशन आप लोग खुद कंप्लीट करें, MgCl2 वाली और ये डू इट योरसेल्फ करें, कॉपी लें, MgCl2 MgSO4 की इक्वेशन खुद लिखने की कोशिश करो बेटा फटाफट से। होपफुली सभी ने परमानेंट मैग्नीशियम वाली रिएक्शंस कंप्लीट कर ली होंगी। जस्ट रिकॉल, फटाफट से रिकॉल करो। टेम्पररी कैल्शियम को क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको रिमूव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है बेटा, एल की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो उसको रिमूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एल की रिक्वायरमेंट होती है। इक्वेशंस की ना बेटा, राइट डाउन इन योर चैट, चैट के अंदर लिखें बेटा, ठीक है। और यदि हमारे पास में टेम्पररी कैल्शियम रिमूव हो गया, एल से रिमूव होता है,
टेम्परेरी मैग्नीशियम देखें तो L से रिमूव होता है. इफ विल गो फॉर परमानेंट कैल्शियम किससे रिमूव होता है? परमानेंट कैल्शियम के लिए ओनली सोडा चाहिए, चाहे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कोई सा भी परमानेंट कैल्शियम आ गया अपने पास में वाटर के अंदर, हार्ड वाटर के अंदर, तो उसके लिए हमें सोडे की रिक्वायरमेंट होती है. और यदि हम परमानेंट मैग्नीशियम की बात करें तो परमानेंट मैग्नीशियम को क्या चाहिए बेटा? L प्लस एस दोनों चाहिए. एक चीज गड़बड़ कर दी ना, टेम्परेरी मैग्नीशियम था हमारे पास में MgHCO3 का होल ट्वाइस था, तो उसको क्या चाहिए था? 2 लाइन चाहिए था. ओनली लाइन से काम नहीं चलेगा. क्या समझ में आई बात? 2 लाइन चाहिए. टेम्परेरी कैल्शियम को 1 लाइन चाहिए, टेम्परेरी मैग्नीशियम को 2 लाइन चाहिए. परमानेंट कैल्शियम की बात करें तो सोडा चाहिए, परमानेंट मैग्नीशियम की बात करें तो क्या चाहिए? L प्लस एस चाहिए. क्लियर? अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर. अब 5वें नंबर पे क्या होता है, कई बार हमारे पास में कार्बोनेट आयंस होते हैं पानी के अंदर, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, दे आर आल्सो कॉजिंग हार्डनेस, ये भी हार्डनेस करते हैं. तो इनको भी हमें क्या करना होता है बेटा? रिमूव करना होता है. तो इनको रिमूव करने के लिए क्या करें बताओ? हमें हमारे पास में इन कार्बोनेट आयंस को तोड़ना है. इनको तोड़ना है, किसकी फॉर्म पे लाना है? ऐसी फॉर्म पे लाना है कि हार्डनेस ना कर सके. तो मैंने क्या किया, बाइकार्बोनेट को लाइम के साथ में मिलाया. जैसे ही लाइम के साथ में मिलाया तो ये CaCO3 बना लेगा, ये कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर आ जाएगा और H2 बन जाएगा. अब यदि हमारे पास में ये जो कंपाउंड था वो किसकी फॉर्म पे होता? सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म पे होता, सपोज टू बी. ठीक है, क्योंकि आयंस तो होते नहीं है ना पानी के अंदर, वो किसी न किसी सॉल्ट फॉर्म में होते हैं. तो इसलिए सपोज टू बी किसमें होता? NaHCO3 की फॉर्म पर होता. तो यहाँ पे क्या हो जाता बेटा मेरे पास में? 2NaHCO3 हो जाता. अब 2NaHCO3 तो यहाँ पे क्या मिल जाता मेरे पास में? Na2CO3 क्या हो जाता? जनरेट हो जाता. मतलब मेरे पास में इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? लाइम तो कंज्यूम हो रहा है, बट सोडा क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है. तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी बेटा? L माइनस एस हो जाएगी. L माइनस एस क्यों लिखा? L कौन सी साइड पर है? रिएक्टेंट साइड के ऊपर है. S कौन सी साइड पर है? रिएक्टेंट साइड पर है. जो रिएक्टेंट साइड पर आएगा उसको क्या करेंगे? वो एक्स्ट्रा हो गया है, हमें प्रोवाइड हो गया है, तो इसको माइनस L लिखना पड़ेगा. तो यदि हमारे पास में बाइकार्बोनेट आयंस आ जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? L माइनस एस होगा. वापस से रिपीट कर रही हूँ ताकि समझ में आ जाए. मेरे पास में बाइकार्बोनेट आयंस थे, बाइकार्बोनेट आयन पानी में हार्डनेस कर रहे हैं. एक्चुअली आयंस की फॉर्म पे तो होगा नहीं, केवल एन आयन तो होगा नहीं, वो सॉल्ट फॉर्म पर होगा, किसी न किसी के साथ में अटैच्ड होएगा. सपोज टू बी इट इज कंबाइंड विद द सोडियम आयन के साथ में कंबाइंड था. अब मुझे इसको रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ना पड़ेगा. तो मैंने इसमें लाइम का मॉलिक्यूल मिलाया. जैसे ही मैंने लाइम का मॉलिक्यूल मिलाया तो इसने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट तो बना लिया, ये OH और H2 मिलके वाटर मॉलिक्यूल भी बना लिया, बट साथ ही साथ इसने क्या बना लिया? आपके पास में सोडियम कार्बोनेट भी जनरेट कर दिया. मतलब वो क्या हो गया? सोडा प्रोड्यूस हो गया, सोडा हमें मिल गया. तो नेक्स्ट इक्वेशन में यदि सोडा चाहिए तो हमें वापस से नहीं लेना पड़ेगा. तो इसको क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लाइम तो क्या होता है? यूज होता है, और सोडा क्या होता है? यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. तो बाइकार्बोनेट आयन के लिए लाइम सोडा रिक्वायरमेंट हम देखें तो क्या होती है? L माइनस एस होती है. इज इट क्लियर? आई बात समझ में सभी को? जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखा है यस और नो करो भाई, पता पड़े मुझे. ओके डन, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग ऑन मिनरल एसिड्स. यदि हमारे पास में मिनरल एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स भी क्या करते हैं? लाइक HCl है, H2SO4 है, पानी के अंदर होते हैं मिनरल एसिड्स भी. अब ये मिनरल एसिड्स भी हार्डनेस करते हैं, इनको भी रिमूव करना पड़ेगा. मिनरल एसिड्स को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को H प्लस आयन को तोड़ना पड़ेगा. H प्लस आयन कब टूटेगा? जब इसके साथ में OH मिल जाए और ये वाटर फॉर्म पे आ जाए. तो मैंने क्या कर दिया? लाइम मिला दिया. जैसे ही इसके अंदर लाइम मिलाया तो इसने क्या बना लिया? H2 बना लिया. बट साथ ही साथ क्या हो गई? इसने कैल्शियम की हार्डनेस दे दी. ये कैल्शियम पानी के अंदर आ गया, परमानेंट कैल्शियम आ गया. तो इसको रिमूव करने के लिए क्या चाहिएगा मेरे को? सोडा चाहिएगा. एग्जैक्टली, ये परमानेंट कैल्शियम पानी के अंदर आ गया, इसको रिमूव करना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा? सोडा. तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी हो गई बेटा? मिनरल एसिड HCl है, H2SO4 है, एनी मिनरल एसिड इज प्रेजेंट इन द वाटर, इट रिक्वायर्ड L प्लस एस. इसको L और S दोनों चाहिए होता है रिमूव करने के लिए. क्लियर? नाउ अब पानी के अंदर क्या होता है? CO2 है, H2S है, इनकी हार्डनेस है, इनको रिमूव करना है. ये CO2 ले लिया मैंने, ये H2S ले लिया. इनकी रिएक्शन किससे कराई मैंने? लाइम से करवाई. जैसे ही लाइम से करवाई तो इन्होंने क्या बना लिया? इनके कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट बना दिए जो इनसॉल्युबल PPT के फॉर्म के अंदर आ गए. तो अपने पास में CO2 और H2S पानी के अंदर प्रेजेंट है,
तो उसकी रिक्वायरमेट क्या होती है बेटा, ओनली लाइम होती है। फटाफट से रिकॉल करो जल्दी से। टेम्परेरी कैल्शियम की बात करें तो क्या चाहिए उसको, लाइम चाहिए। टेम्परेरी मैग्नीशियम की बात करें तो क्या चाहिए, 2 लाइम चाहिए, 2 लाइम चाहिए। परमानेंट यदि कैल्शियम की बात करें तो क्या चाहिए बेटा उसको, सोडा चाहिए। परमानेंट मैग्नीशियम की बात करें तो क्या चाहिए, एल्पस चाहिए। बाइकार्बोनेट आयन की बात करूं तो क्या चाहिए, HCO3 नेगेटिव आयंस के लिए L माइनस एस चाहिए। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, मिनरल एसिड्स पढ़ा। मिनरल एसिड्स को क्या चाहिए रिमूव करने के लिए, L प्लस एस चाहिए। और यदि हम बात करें CO2 और H2S की तो उसको क्या चाहिए बेटा, ओनली लाइम चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है दैट इज इसी के अंदर और हार्डनेस कॉज करते हैं, कौन से आयन्स होते हैं, वो होते हैं कोवलेंट्स। पानी के अंदर फाइन पार्टिकल जो है वो तैरते हुए नजर आते हैं हमको, उनको हमें नीचे बिठाना होता है। वो इतने फाइन होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे नहीं बैठ पाते। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोवलेंट्स मिलाते हैं। 3 कोवलेंट्स हम लोग जनरली यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं कोवलेंट्स हमारे पास में, फेरस सल्फेट होता है, एलम होता है और सोडियम मेटाइलोमिनेट होता है। ये 3 अलग अलग पीएच पे काम में लिए जाने वाले कोवलेंट्स हैं, जिससे हम फाइन पार्टिकल्स को पैंदे में मटके में नीचे बिठाने का काम करते हैं। घर पे पानी बहुत गंदा आ रहा होता है तो मम्मी क्या बोलती है, एक काम कर फिटकरी को एक बार घुमा दे तो सब जो उसमें गंदगी है वो नीचे आके बैठ जाएगी, यही कहते हैं। तो हमारे पास में वो जो फिटकरी है, फिटकरी या एलम बात करें तो क्या कर रही है, वो फाइन पार्टिकल्स को सभी को आपस में पास में लाके अपने ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर चिपका देती है, Al+3 आयन के ऊपर चिपका देती है। जैसे उसके ऊपर आके चिपक जाते हैं तो साइज में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और जैसे ही साइज में बड़े हो गए तो क्या हो जाएंगे, नीचे आके बैठ जाएंगे। बट वो तो रिमूव हो गए, पर क्या हुआ, पानी में एल्यूमिनियम आ गया, Al+3 आयन आ गया, Fe+2 आयन आ गया। अब ये हार्डनेस कर रहा है, हैवी मेटल है, हार्डनेस करेगा। इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो अब इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, आगे टेबल में कवर करते हैं इसको अपन लोग। ठीक है, चलो भाई अभी कोगुलेंट्स पर आ जाओ। ठीक है, पानी के अंदर कोगुलेंट्स आ गए। कोगुलेंट्स क्या होता है ये हमने आपको क्लियर कर दिया है। कोगुलेंट्स अब कैसे रिमूव करना है, ये कोगुलेंट्स दिस इज कॉल्ड ग्रीन विट्रॉल। ये क्या होता है बेटा, इसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, FeSO4 को, FeSO4 7H2O को ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, जबकि CuSO4.5H2 को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। ब्लू विट्रॉल सभी ने सुना है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। दिस इज एलम के अंदर एक्चुअली एलम जो होता है वो पोटाश एलम जनरली यूज किया जाता है, दैट इज Al2SO4 का होल साइज डॉट K2SO4.24H2O, दैट इज एलम। बट हमारे पास में जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। इसीलिए मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन लिखी है। यहाँ पे सोडियम मेटाइल्यूमिनेट, ऑल दीज आर 3 कोवलेंट्स व्हिच आर जनरली यूजिंग ऑन डोमेस्टिक पर्पस एज वेल एंड कमर्शियल स्केल। डोमेस्टिक मतलब घरों के अंदर, और कमर्शियल मतलब जो वाटर सप्लाई की पानी आता है उसके अंदर यूज किया जाता है। अब हमारे पास में आ गया इसके अंदर खराब वाला कौन है, Fe+2 आयंस है। Fe+2 आयन को Fe जो है वो किसके अंदर प्रेसिपिटेट होता है, FeOH के होल ट्वाइस की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है। इसको OH के फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है तो मैं क्या मिलाऊं, बट नेचुरली लाइम ही लेना पड़ेगा मेरे को। लाइम ले लिया मैंने, ये प्रेसिपिटेट हो गया, बट साथ ही साथ इसने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, परमानेंट कैल्शियम इंट्रोड्यूस कर दिया। उसको रिमूव करने के लिए क्या होता है, क्या होता है, सोडे की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में, सोडा ले लिया। तो हमारे पास में यदि हम देखें इसकी रिक्वायरमेंट तो क्या हो जाएगी हमारे पास में, L+S हो जाएगी। यदि हमारे पानी के अंदर Fe+2 की हार्डनेस है, फेरस सल्फेट की हार्डनेस है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइम प्लस सोडे की रिक्वायरमेंट रहती है। क्लियर, अभी ये वाला, इस केस को थोड़ा सा ढंग से समझना है। एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट की रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा, L+S होती है। अब कैसे होती है तो ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ से हमारे पास में एल्यूमिनियम, यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम आ रहे हैं, एक एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर 2 एल्यूमिनियम आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2Al+3। इसकी रिएक्शन मैंने, एल्यूमिनियम जो होता है वो भी AlOH के होल ट्वाइस की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है। ये इसी फॉर्म पे प्रेसिपिटेट होता है। जब ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ी होगी, बेसिक रेडिकल्स किए थे, तब आपने पढ़ा था एल्यूमिनियम जो है AlOH के होल ट्वाइस की फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है। अब इस फॉर्म में प्रेसिपिटेट करना है तो बट नेचुरल लाइम में मिलाना पड़ेगा मेरे को, तो लाइम मिला लिया। और हमारे पास में 2Al+3 जो होता है वो 3Ca+2 के बराबर होता है। 3 2 6, 3 2 6, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं। 2 एल्यूमिनियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 कैल्शियम के एटम्स के बराबर होते हैं बाय चार्ज।
यहाँ पे हम देखें तो 3 2 जा 6 और ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इससे हमें कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे लाइन के 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। इसको लेके मैंने इक्वेशन को कंप्लीट किया। ये तो प्रेसिपिटेट हो गया एल्यूमिनियम, बट साथ में क्या दे दिया इसने, परमानेंट कैल्शियम फिर इंट्रोड्यूस कर दिया। परमानेंट कैल्शियम इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसके लिए फर्दर सोडा डालना पड़ेगा, सोडा डाल के इसको रिमूव कर देंगे। तो यदि हम ओवरऑल इक्वेशन देखें, बिकॉज ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब यदि ये 1 मॉलिक्यूल है तो ये भी क्या होगा 1 मॉलिक्यूल होगा, ये 1 मॉलिक्यूल है, ये 1 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो भी 1 मॉलिक्यूल Ca+2 होएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि हम देखें इसकी रिक्वायरमेंट एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो वो कितनी आती है बेटा L+S आती है। क्लियर, समझ में आया? इसको गलत मत करना, एल्यूमिनियम सल्फेट जनरली न्यूमेरिकल के अंदर दे दिया जाता है और इसके अंदर हमें क्या लेना होता है L+S ही लेना होता है। क्लियर, आ रही है बात समझ में? ओके, नेक्स्ट हमारे पास में सोडियम मेटा एलिमिनेट है। सोडियम मेटा एलिमिनेट को रिमूव करना है। इसके अंदर जो खराब वाला पार्ट है वो कौन है, एल्यूमिनियम है, जिसको हमें प्रेसिपिटेट करना है। एल्यूमिनियम किसके फॉर्म पे प्रेसिपिटेट होता है, AlOH के होता है, इसकी फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेट होता है। तो मेरे को यहाँ पे मैंने वाटर के साथ में, एक्चुअली इसमें ना तो लाइन मिलाने की जरूरत पड़ती है ना सोडे, ये पानी के अंदर सोडियम मेटा एलिमेंट जैसे ही जाता है तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तो ये अपने आप ही क्या करेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना के प्रेसिपिटेट हो जाता है। बट साथ ही साथ ये पानी के अंदर क्या दे देता है, NaOH दे देता है, और ये NaOH जो है वो किसके बराबर होता है, वो लाइन के एक मॉलिक्यूल के बराबर होता है। कैसे होता है, 2 NaOH मॉलिक्यूल, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में बैलेंस करने के लिए इक्वेशन में 2 लेना पड़ेगा। तो हमारे पास में जो ये इक्विवेलेंट होता है बेटा 2 NaOH का होल ट्वाइस जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक लाइन के मॉलिक्यूल के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। और किसके किसके यदि लाइन के इक्विवेलेंट करें तो कितने लाइन के बराबर होता है, ये 1 लाइन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, -L लिखना पड़ता है। क्लियर, समझ में आई बात? हमारे पास में 3 कोवैलेंट्स थे। पहला कोवैलेंट क्या था बेटा, पैरासल्फेट था। पैरासल्फेट को हमको रिमूव करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, L+S। सेकेंड हमने देखा क्या था हमारे पास में, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, L+S। यदि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आ गया तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, -L है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, अभी इसी के अंदर एक दो टॉपिक और रह गए हैं। यदि ट्रीटेड वाटर है और ट्रीटेड वाटर के अंदर कार्बोनेट आयन ज्यादा आ रहा है और OH आयन ज्यादा आ रहा है, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना होता है। तो नेक्स्ट अभी अपन दो हार्डनेस और होती है, एक OH आयन की और एक कार्बोनेट आयन की, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब ट्रीटेड वाटर के अंदर 2 आयंस जो होते हैं वो क्या होता है, कई बार आपके जब न्यूमेरिकल दिया होता है तो उसमें दिया हुआ होता है कि पानी के अंदर कार्बोनेट आयन की हार्डनेस भी है, पानी के अंदर OH आयन की हार्डनेस भी है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये जनरली ट्रीटेड वाटर के अंदर, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कि कितनी हार्डनेस है, तो हम लोग क्या करते हैं लाइम और सोडे का एक कैलकुलेटेड अमाउंट जो है उसमें छोड़ देते हैं हार्ड वाटर के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर कई बार क्या होता है, हार्डनेस जो होती है वो पानी के अंदर कार्बोनेट और OH आयन जो होते हैं ज्यादा आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हार्डनेस होती है। यदि कार्बोनेट आयन पानी के अंदर है तो कहाँ से आए हैं, सोडियम कार्बोनेट जब टूटा था तो हमारे पास में सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन बने, ये इस कार्बोनेट आयन की वजह से हार्डनेस होती है यदि पानी के अंदर, तो इसको रिमूव करने के लिए ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है और हमें क्या चाहिएगा, इसके लिए सोडा की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट यदि हमारे पास पानी के अंदर OH आयन ज्यादा है तो ये OH आयन कहाँ से आए, लाइन जो टूटा, लाइन टूटा तो इसने Ca+2 और OH आयन दिए, तभी तो पानी के अंदर OH आयन ज्यादा आ गए। बट अब इस OH आयन को फर्दर रिमूव करने के लिए क्या चाहिएगा, सोडा चाहिएगा। तो यदि हमारे पास में ट्रीटेड वाटर के अंदर OH आयन ज्यादा आ रहे हैं, OH आयन ज्यादा आ रहे हैं, तो फर्दर वो किस फॉर्म पर होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म के अंदर होंगे। तो इसको मुझे रिमूव करना है तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा, L+S की रिक्वायरमेंट रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट योर लाइम सोडा प्रोसेस की कंप्लीट टेबल हो गई हार्डनेस की। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, जो हमने पढ़ा है उसका फॉर्मूला बना लेते हैं, लाइम रिक्वायरमेंट और सोडा रिक्वायरमेंट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लाइम सोडा प्रोसेस, राइट। चलो कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, हटाएं इसको। इफ यू वांट टू राइट डाउन। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक व्हिच वी हैव टू कवर, जो हमें अभी कवर करना है। ठीक है, क्या है बेटा ये, चलो देखो इधर बोर्ड पर आपके पास में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस निकाला, कितना आया, सभी ने निकाला है बेटा, कितना आया, 74, डन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 कितना आया, 100 आया सभी का, डन।
और यदि हमारे पास में Na2CO3 का देखो तो कितना आ रहा था बेटा, 106 आ रहा था। तीन डेटा हम लोग काम में ले रहे हैं, 74, 100 और 106। ये तीनों हमें पता होना चाहिए क्या चीज है। 74 क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम होता है। CaCO3 का देखें तो कितना होता है बेटा, 100 होता है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 देखो आप तो हमारे पास में कितना आता है, 106 आता है। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाना है। पहला किसके लिए करना होता है, लाइम रिक्वायर्ड पर लीटर। लाइम रिक्वायर्ड चाहिए होती है हार्ड वाटर, तो कितना लाइम चाहिएगा, ये निकालने के लिए मैंने क्या किया, 74/100। इज इट क्लियर टू यू कि 74 क्या है और 100 क्या है? 74 is a molecular weight of lime and 100 is a molecular weight of CaCO3। अब लाइम किस किस के रिक्वायरमेंट में था, जो हमने टेबल बनाई थी उसके अंदर देखो, उसके अंदर देखो और क्लियर करो कि लाइम किस किस का रिक्वायरमेंट थी। यदि हम लोग लाइम की रिक्वायरमेंट देखें बेटा, तो टेम्पररी कैल्शियम को लाइम चाहिए था, टेबल के अंदर चेक कर लो। 2 into टेम्पररी मैग्नीशियम को 2 लाइम चाहिए था, 2 लाइम लिख दिया। परमानेंट मैग्नीशियम को लाइम चाहिए था, परमानेंट एल्यूमिनियम को लाइम चाहिए था, और परमानेंट आयरन को भी लाइम चाहिए था। L+S रिक्वायरमेंट थी इनकी, तो इन सभी को चाहिए था। यदि हम मिनरल एसिड देख रहे थे तो उसके अंदर भी लाइम की रिक्वायरमेंट थी, L+S था, राइट। यदि हम OH आयन देखें तो OH आयन को भी L+S की रिक्वायरमेंट थी, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। CO2 देखें तो CO2 को भी L की रिक्वायरमेंट थी। बाइकार्बोनेट आयन देखें तो उसको भी क्या थी हमारे पास में, L-S था इसका, तो L की तो रिक्वायरमेंट थी ना, तो L तो ऐड करना पड़ेगा। यदि सोडियम मेटाइल्यूमिनेट देखें तो उसमें L क्या हो रहा था, -L आ रहा था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस सोडियम मेटाइल्यूमिनेट कर दिया। इनटू ऑल इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, हार्डनेस सारी CaCO3 इक्विवेलेंट की फॉर्म पे निकाली जाती है, तो ये सारी हार्डनेस किसकी फॉर्म पे हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, CaCO3 की इक्विवेलेंट की फॉर्म पे करनी पड़ेगी। इनटू क्या करना होता है, इनटू हमें टोटल वॉल्यूम दिया होता है कि हमारे पास में 10,000 20,000 लीटर्स वाटर इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम किसके अंदर लिखते हो बेटा आप लोग, लीटर्स के अंदर लिखते हो, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम सारा लीटर्स में लिखते हो। अब हमारे पास में कई बार क्या होता है, लाइम और सोडे की परसेंटेज प्योरिटी गिवन होती है कि लाइम इज 90% प्योर, सोडा इज 80% प्योर, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, प्योरिटी को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्योरिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 100/परसेंटेज प्योरिटी। यदि लाइम आपके पास में 80% प्योर दिया है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 100/80 लिख लोगे आप लोग, ठीक है। इनटू कई बार क्या होता है, एक्सेस सप्लाई हो जाती है, लिखा होता है 10% एक्सेस लाइम और सोडा विल बी सप्लाइड इन द रिएक्शन, ज्यादा आ गया तो एक्सेस को भी निकालना पड़ता है, तो एक्सेस निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 प्लस एक्सेस। यदि 10% एक्सेस किया है तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सेस का अमाउंट होता है वो यहाँ लिख देते हैं। इनटू ये पूरा रिजल्ट अभी किसके अंदर आ रहा है, मिलीग्राम पर लीटर में आ रहा है। अब मिलीग्राम पर लीटर में तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू केजीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। केजीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रही हूँ मैं, 1/10⁶ कर रही हूँ, जिसकी वजह से रिजल्ट किसमें आ जाएगा बेटा, हमारा केजी में आ जाएगा। मेक श्योर समझ में आया हो, मैं वापस से रिकॉल कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, समझो इसको। लाइम रिक्वायरमेंट निकालनी है हमें कि हार्ड वाटर का एक वॉल्यूम दिया था, उसमें लाइम की कितनी रिक्वायरमेंट है वो निकालनी है, तो मैंने क्या किया, 74/100 किया। 74 is the molecular weight of lime and 100 is the molecular weight of CaCO3। अब मैंने इसके अंदर जिन जिन भी जो हार्डनेस कॉजिंग कॉन्स्टिट्यूएंट थे, जिनको लाइम की रिक्वायरमेंट थी, उन सभी का यहाँ पे लिख दिया। हो सकता है न्यूमेरिकल जब आप करो तो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं गिवन हो, जो गिवन है वो लिखने हैं, जो नहीं गिवन है उनको छोड़ देना, ठीक है। यदि आपके पास में केवल एक और एक दो ही गिवन है तो दो को लेना, बाकी सभी को छोड़ देना। तो जो चीजें इसके अंदर गिवन है वो हमें लेनी है, जो नहीं गिवन है उनको छोड़ देना है, उनको जीरो मान लेना, राइट। यदि हमारे पास में परसेंटेज प्योरिटी गिवन है तो उसको ऐड कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। एक्सेस गिवन है तो ये वाला डेटा ले लेना, नहीं है तो हमें ये भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा वॉल्यूम इनटू 1/10⁶ करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हार्डनेस कॉजिंग जितने भी सॉल्ट है उन सभी को ले लिया हमने, ऑल इन द CaCO3 इक्विवेलेंट की फॉर्म के अंदर। फिर इसका वॉल्यूम लेना होता है, वॉल्यूम किस में लेते हैं बेटा, लीटर्स में लेते हैं। परसेंटेज प्योरिटी दी हुई है तो 100/% प्योरिटी लिखनी पड़ती है। एक्सेस दिया है तो 100 प्लस एक्सेस/100 करना पड़ता है। इनटू 10⁶ क्यों किया मैंने, 1/10⁶ इसलिए किया क्योंकि मिलीग्राम पर लीटर में CaCO3 इक्विवेलेंट पे रिजल्ट आ रहा था ना, पीपीएम में आ रहा था, बट वी डोंट रिजल्ट इन पीपीएम, रिजल्ट किस में चाहिए हमें, केजीज में चाहिए। तो केजीज में करने के लिए 1/10⁶ कर दिया मैंने। सोडा रिक्वायरमेंट के लिए भी सेम टेबल बनेगी हमारे पास में, यहाँ पे सोडा है तो 106/100 हो जाएगा। इनटू सोडा किसको चाहिए होता है, परमानेंट कैल्शियम को चाहिए होता है,
परमानेंट मैग्नीशियम को चाहिए होता है, एल्यूमिनियम को चाहिए होता है, आयरन का चाहिए होता है, सभी में सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यदि H+ आयन देखें तो उसमें भी सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बट यदि बाइकार्बोनेट देखें तो उसमें क्या था भाई, L था ना, तो -S करना पड़ा। ट्रीटेड वाटर के अंदर देखें तो OH और कार्बोनेट आयंस थे, जिनको भी क्या रिक्वायरमेंट थी बेटा, S की रिक्वायरमेंट थी, तो उन दोनों को भी मैंने लिख लिया। ये सभी किसमें होने चाहिए, ये सारी हार्डनेस किसमें होनी चाहिए, CaCO3 इक्विवेलेंट में होनी चाहिए। उसके बाद में सेम जैसे अब लिखा था, वॉल्यूम लिख देंगे लीटर्स के अंदर, इनटू हम क्या करेंगे 100/परसेंटेज प्योरिटी लिख देंगे, 100 प्लस एक्सेस यदि गिवन है तो 100 प्लस एक्सेस/100 करके एक्सेस को भी कैलकुलेट कर लेंगे, और लास्ट में केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1/10⁶ कर लोगे, तो हमारे पास में रिजल्ट किसमें आ जाएगा बेटा, केजीज के अंदर आ जाएगा। This is all about your lime soda process, zeolite ion exchange process. वापस से फटाफट से अपन 5 मिनट देते हैं, रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, सबसे पहले हमने वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है। वाटर सॉफ्टनिंग इज अ मेथड, सबसे पहले वो डेफिनेशन पूछेगा क्या होता है वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है, इस तरह की प्रोसीजर, इस तरह का प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पानी में प्रेजेंट हार्डनेस कॉजिंग आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हेवी मेटल्स, उनको कम करने की कोशिश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्टनिंग प्रोसेस बोलते हैं। सॉफ्टनिंग प्रोसेस दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल प्रोसेस होता है, एक एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। इंटरनल इज नॉट इन योर सिलेबस, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है तो हमने नहीं किया। हमने जो प्रोसेस किए तीनों के तीनों कौन से थे, एक्सटर्नल मेथड थे। तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल मेथड क्या होते हैं, एक्सटर्नल मेथड क्या होते हैं। हम पानी को सॉफ्ट करने के लिए किसमें लेते हैं, बॉयलर्स में लेते हैं। बॉयलर एक राउंड बॉटम का कास्क होता है जिसके अंदर उसको बॉईल करते हैं। जब हम उसके अंदर बॉईल करते हैं, बॉईल करने पानी डालने से पहले ही हमने वाटर को लाइम और सोडे से ट्रीट कर दिया, किसी मेथड को अप्लाई करके उसको सॉफ्ट कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल मेथड बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मेथड जो होते हैं वो प्रिवेंटिव मेथड होते हैं, कि हार्डनेस है हमें पता है, तो हमने बॉयलर में डालने से पहले ही उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर दिया, तो वो क्या हुआ, एक प्रिवेंटिव मेथड हो गया। ठीक है, अब अपने पास में बॉयलर के अंदर पानी डाल दिया, उसके बाद पता पड़ा कि इसके अंदर हार्डनेस है, तो कौन से प्रोसेस किए जाते हैं, तब हमारे पास में इंटरनल प्रोसेस किए जाते हैं, इंटरनल कंडीशनिंग मेथड्स किए जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, करेक्टिव मेथड होता है। हम एक्सटर्नल मेथड पढ़ रहे हैं, ये सारे प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं, बॉयलर में पानी को डालने से पहले ही अप्लाई कर दिए जाते हैं, ताकि बॉयलर के अंदर हार्डनेस अपने आप पहले ही कम हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास में हमने 3 प्रोसेस पढ़े थे, जियोलाइट प्रोसेस पढ़ा था, आयन एक्सचेंज पढ़ा था, लाइम सोडा पढ़ा था। तीनों प्रोसेस पढ़े थे बेटा हम लोगों ने। जियोलाइट प्रोसेस के अंदर क्या पढ़ा था, जियोलाइट प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, जियोलाइट प्रोसेस को हम परम्यूटेड मेथड भी बोलते हैं। जियोलाइट प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा, बताओ। जियोलाइट प्रोसेस के अंदर पानी के अंदर क्या होता है, सोडियम आयंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और सोडियम आयन जब पानी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, सोडियम आयन जब पानी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, कास्टिक एम्बिटलमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। और कास्टिक एम्बिटलमेंट क्या होता है, इट इज अ वन टाइप ऑफ बॉयलर ट्रबल होती है। क्लियर, हमने पूरा का पूरा जियोलाइट प्रोसेस कंप्लीट किया, उसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, हार्डनेस को निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। फिर हमने क्या किया था, आयन एक्सचेंज प्रोसेस किया था। आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर क्या था, आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर सभी तरह के मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं, पानी के अंदर H+ और OH आयंस रहते हैं। यहाँ पे जो हार्डनेस होती है वो 0 to 2 ppm होती है उस पानी की। इट इज कॉल्ड डीमिनरलाइज्ड वाटर, इसमें किसी भी तरह के कोई मिनरल्स नहीं होते हैं। ये अपने पास में यदि हम देखें कि मतलब जो प्रोसेस होता है वो कन्वीनियंट प्रोसेस होता है, बट जनरली इसकी कॉस्ट ज्यादा आती है तो इसको हम लोग यूज नहीं करते। बट जियोलाइट प्रोसेस जो होता है वो कन्वीनियंट होता है, तो उसको जनरली कॉम्पैक्ट होता है उसका इंस्ट्रूमेंट जो होता है, तो उसको जनरली यूज किया जाता है। जियोलाइट प्रोसेस के अंदर जो हार्डनेस होती है वो 15 to 30 ppm तक रह जाती है। जब पानी सॉफ्ट होता है ना तो उसके अंदर 15 to 30 ppm की हार्डनेस स्टिल रह जाती है। ठीक है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर दो अपन को बेड्स लगाने पड़ते हैं, दो स्टील के सिलेंडर लगाने पड़ते हैं, तो उसमें ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि जियोलाइट में क्या होता है, कम जगह की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, आयन एक्सचेंज के अंदर हमारे पास में सभी तरह के मिनरल्स रिमूव हो रहे थे, 0 to 2 ppm हार्डनेस बचती है। यदि हम लाइम सोडे की बात करें तो लाइम सोडे के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लाइम और सोडे को यूज करते हैं हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। लाइम जो होता है वो क्या होता है, COH का हाइड्राइज होता है, सोडा जो होता है वो क्या होता है, Na2CO3 होता है। अब उसकी हमने टेबल बना ली थी। लाइम सोडा प्रोसेस जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक हॉट लाइन सोडा होता है, कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस होता है। इसकी कंप्लीट वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो आप, क्योंकि मेन जो काम की चीज थी, न्यूमेरिकल पोर्शन जो था और जो इक्वेशन फॉर्म थी वो हमें कंप्लीट करनी जरूरी थी, तो हमने ये पोर्शन पहले लिया है, कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस, हॉट लाइन सोडा प्रोसेस,
आप इंडिविजुअल वीडियो पे जाके देख लेना। दिस इज ऑल अबाउट योर सॉफ्टनिंग प्रोसेस। सॉफ्टनिंग प्रोसेस में अब एग्जामिनेशन में कोई सा भी 3 मेथड आते हैं, 3 में से कोई एक मेथड लिखने को आता है या लाइम सोडा और जियोलाइट का न्यूमेरिकल आता है, तो होपफुली आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे, करके आएंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।